हेलो नीट स्टूडेंट। पिछले वीडियो में तुमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ईएएन कैसे निकालते हैं, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। और सिडविक रूल भी देखा था, ठीक है। सिडविक ईएएन रूल भी देखा था कि क्या होता है, ठीक है। इसमें एक हम रिकैप लेते हैं फटाफट एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है तुम्हारा K3FeCN6, ठीक है। अब इसको तुम्हें बताना है कि सिडविक ईएन रूल के हिसाब से ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ठीक है। सबसे पहले हम ईएन निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। हमें याद है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अपने को ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये 3 हो गया, 3 प्लस इसका निकालना है Fe का, तो x, ठीक है। और ये CN साइनाइड, ये इसकी डेंसिटी तुम्हें पता होगी, इसकी ये मोनोडेंटेट है, ठीक है। इसकी डेंसिटी 1 होती है, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो है -1 होती है, सॉरी हाँ -1 होती है। तो प्लस -1 डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड बराबर 0, 3। ये हो गया तुम्हारा, कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया 3 + 3, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का भी हमने देखा हुआ था। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6 इंटू डेंसिटी, ठीक है। मोनोडेंटेट है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब इसका ईएएन अगर हम निकाल रहे हैं तो कितना हो रहा है, एटॉमिक नंबर आयरन का 26 - 3 + 2 इंटू 6, 26 - 3 + 12, 23 + 12 35। हमने क्या सिल्विक ईएन के रूल से हमें पता थी कि नियरेस्ट इसका जो है नोबल गैस 36 क्रिप्टन, नियरेस्ट नोबल गैस है 36, लेकिन ये उससे कम रह गया, उससे कम रह गया। तो ये तो फिलहाल हो गया, ये वाला कंपाउंड जो है फिलहाल हो गया अनस्टेबल, ठीक है। अब बताओ ये क्या करेगा, ये 36 को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीडाइजिंग गेन करके जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा और ये खुद को रिड्यूस कर लेगा। तो ये हो गया ईएन की कहानी। चलो अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या क्या है पढ़ने के लिए। आगे हमारे पास पढ़ने के लिए आ जाता है वर्नर थ्योरी, ठीक है। वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी के हिसाब से ये क्या बोलता है, वर्नर थ्योरी तो सबसे पहले एप्लीकेबल किसके लिए है, कोबाल्ट के लिए है, सबसे पहले ये जान लो। NH3 अमोनिया के लिए और क्लोरीन के लिए मेनली, ठीक है। तो वर्नर जी बोलते हैं कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 रखना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, NH3 कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, कभी भी। और क्लोरीन को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन 6 बनाने के लिए, ठीक है। अभी ऐसे तो समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्या क्या एडजस्ट करना है, क्या नहीं करना है एडजस्ट, राइट, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो हम ले लेंगे एक एग्जाम्पल। और एक दो बात इन्होंने वर्नर जी ने कहा था, वर्नर जी ने कहा था सबसे पहली चीज़ कि प्राइमरी वैलेंस जो है, प्राइमरी वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर होती है और सेकेंडरी वैलेंस नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। दो चीज़ इन्होंने और कही थी। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम वर्नर थ्योरी का। तो एग्जाम्पल हमारे पास मान लो हो गया, कोबाल्ट से इंक्लूडेड रहेगा, जाहिर सी बात है। तो अपने पास एग्जाम्पल हो गया CONH36Cl3, ये दिया हुआ है अपने को कंपाउंड। बोल रहा है कि इसको जो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में लिखना है। तो कैसे, हमारे पास 3 रूल है। जो कोबाल्ट जो है इसका CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है। चलो कोबाल्ट ले लिए, 6 रखना है। तो अमोनिया 6 दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया ऑलरेडी। तो क्लोरीन बाहर चला जाएगा, इससे ज़्यादा या इससे कम इसको नहीं रहने देना था। ये हो गया तुम्हारा एक कंपाउंड, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो ठीक है, कोबाल्ट है तुम्हारे पास, अमोनिया जो है 4 दिया हुआ है, ठीक है, और क्लोरीन 3 है। तो इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाने के लिए कोबाल्ट अपने को कितना रखना है, 6 रखना है, कैसे न कैसे करके। तो NH3 4 ही अपने पास है, तो और मिलाने के लिए क्या करेंगे, क्लोरीन को 2 क्लोरीन रख लेंगे, ठीक है, और 1 क्लोरीन बाहर चला जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इसी यही है वर्नर थ्योरी। अब वर्नर थ्योरी का बेनिफिट क्या होता है, क्या मतलब है, जब हम ये कॉम्प्लेक्स ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं तो अब एक क्वेश्चन आएगा 2021 या 22 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, मुझे याद नहीं है, पर क्वेश्चन आएगा तुम्हें कि मान लो ये जो है इसमें कितने मोल मोल AgBr रिएक्ट करेंगे, बताओ हमें कैसे पता लगेगा कितने मोल AgBr रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको डिसोसिएट कराना होगा। डिसोसिएट करने के लिए देखो, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाया पहले हमने, फिर इसको डिसोसिएट अगर करेंगे तो क्या होगा, तुम्हें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट नहीं करता है, ठीक है।
Cl2 होगा यहाँ पे, वो डिसोसिएट नहीं करता, वो नहीं टूटता है। डबल सॉल्ट टूटता है लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट नहीं करता है। तो एक बार जब कंपाउंड बन गया है तो ये डिसोसिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा प्लस Cl माइनस में हो जाएगा। अपने पास 2 आयन है, एक ये, तो आयन नंबर कितना हो गया 2, और एक ही क्लोरीन है तो ये तो अब फर्दर टूटेगा ही नहीं। एक क्लोरीन है तो एक ही मोल जो है AgBr रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसमें 1 मोल ही AgBr रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा गया था, कुछ नंबर का हेरफेर, 2 या 3 ऐसे क्लोरीन बाहर था इस हिसाब से। अब इसका और बेनिफिट देख लो कि आयन नंबर अगर 2 है तो बताओ वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा। ये आयन के हिसाब से आयन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये भी 2 हो जाएगा। इसी हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है ये वेंट हॉप के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और फिर वेंट हॉप के ही प्रोपोर्शनल हो जाता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट एंड देन एलिवेशन इन BP, ठीक है। और क्या हो जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट RLVP, ये सब वेंट हॉप के प्रोपोर्शनल होता है। और वेंट हॉप जो है आयन के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो और पूछ ले, मतलब ऐसे पूछ ले कि इसका जो है ऑर्डर बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो पहले हम आयन निकालेंगे, टोटल आयन कितना है इसको डिसोसिएट करा के, एंड देन हम ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। समझ आई? मेरे ख्याल से तुम्हें अब समझ आ गया होगा, रिकैप भी हो गया होगा थोड़ा सा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। थैंक यू।